सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन की अपनी प्रक्रिया है और मुश्किल है, आसान नहीं है। इरफान खान की बात ना हो सर, मुझे लगता है कि सब कुछ अधूरा रह जाएगा। इरफान भाई को एक चलता फिरता स्कूल मानता हूँ। मेरे बैचमेट जो थे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, तो फिर हम सब ने एक साथ अप्लाई किया और एक साथ ही चले आए उठकर। Welcome to the Ruby Singh podcast. Please like, share and subscribe. नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने आदमी थे, आपको ये डायलॉग सुनते ही शोले फिल्म की याद आ गई होगी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। आपको ये सुनकर DDLJ की वो हसीन वादियाँ याद आ गई होंगी। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं तो इससे कम भी नहीं है वो डायलॉग जो रात को 11 बजे लाखों करोड़ों टीवी स्क्रीन्स पे गूंजता था। चैन से सोना है तो जाग जाओ। जी हाँ, आज हमारे गेस्ट है श्री वर्धन त्रिवेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी। सनसनी का जो ये शो है, ये इस तक पहुंचने की कहानी सर जरा बताइए प्लीज। ये भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास बन गया अब तो। ये जब उस वक्त ये स्टार न्यूज हुआ करता था ये चैनल, और स्टार न्यूज ने जब ये तय किया कि कोई एक ऐसा क्राइम शो लेकर के आना है जो पुराने जितने बेंचमार्क बने हुए उनको ब्रेक कर सके। तो कॉन्सेप्ट तो डेवलप किया गया होगा और तमाम लोगों के ऑडिशन लिए गए। दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे, ढेर सारे ऑडिशन लेने के बाद जब उनको लगा कि उनके फ्रेम में कोई बैठ नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने जो भी सोचा हो, और फिर मुझे कांटेक्ट किया गया, पता किया गया कि भाई हमको कोई ऐसा एक परफॉर्मर चाहिए जो बेहतर ढंग से डिलीवर कर सके। तो मेरा नाम बताया गया होगा, मैं गया। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, लंबे बाल और थोड़ी सी बीएड के साथ, इतने लंबे नहीं थे लेकिन लंबे बाल थे, और इसी की वजह से देखते ही मुझे रिजेक्ट किया गया। मतलब रिजेक्ट क्या किया गया, ये कहा गया कि भाई हमको अगेंस्ट द कंटेंट हमको प्रेजेंटर चाहिए था, कि अगर कंटेंट डार्क है तो हमको प्रेजेंटर वैसा नहीं चाहिए, हमको प्रेजेंटर थोड़ा सा गुड लुकिंग चाहिए, हैंडसम चाहिए, जो बिल्कुल अपोजिट हो। ठीक है, तो मैंने कहा साहब अब जो है ऐसा ही है। अभी 1-1.5 महीने में कहीं कुछ सीरियल वीरियल कर रहा हूँ, 1-2 नाटक कर रहा हूँ, मेरी कंटिन्यूटी है। बहरहाल जो भी था उसके पीछे बहुत सारे और किस्से हैं। लेकिन 1 महीने के बाद जब मेरे पास फोन आया और मैंने कहा अब मैं बाल कटवा सकता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं कटवाना, आप आ जाइए, डिसाइड करेंगे। और फिर वो एक दिन में डिसाइड हो गया। मैं कहीं बाहर था, उसी दिन में आया, उसी दिन डिसाइड हुआ और उसी रात को पहला शो टेलीकास्ट हो गया। सर उस समय जब आपके पास कॉल आया तो कुछ ना कुछ तो आपको ये लगा होगा ना, क्योंकि एक क्राइम शो है, मुझे टेलीविजन में एंकरिंग करनी है, तो कोई भी काम जो शुरू किया जाता है जो ट्रेंड से हटके है, तो इसमें सर आपने किससे हेल्प ली? आपने अपने दोस्तों से, टीचर से, परिवार में किससे आपने सुझाव लिया? आपने ये अच्छा सवाल किया। ये जद्दोजहद हुई थी कुछ वक्त तक कि मैं एक्टर आदमी हूं, मैं टेलीविजन के एक फॉर्मेट में जाऊंगा, वो भी न्यूज इंडस्ट्री में। तो ये दुविधा मन में थी। मैंने लेकिन इसे दुविधा की तरह नहीं लिया, मैं आपको बताऊं, मैंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। मुझे लगा कि अगर ये प्रयोग कहीं सफल हो जाता है तो मेरे बाद शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक नया हॉरिजन खुल जाएगा, जो कि हुआ भी। ऐसा भी नहीं है कि मैं पहला था, मेरे पहले भी शायद 1-आध रहे होंगे, पर उस तरीके से वो सफलता उनको नहीं मिली होगी या उनकी चर्चा नहीं हुई होगी। पर ये जो शो था, हाँ, उसमें जब दुविधा हुई तो मैंने सबसे पहले तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार परफॉर्म कर रहा था उस वक्त। तो मुझे लग रहा था कि ये काम कहीं पीछे ना चला जाए। लेकिन फिर मन ने कहा कि नहीं, एक बार करके देखते हैं। तो थोड़ी जब दुविधा मेरी बढ़ी तो फिर मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, उनको हम दद्दा जी कहते हैं, मैंने उनसे संपर्क किया। अब वो गोलोकवासी हो चुके हैं कुछ समय पहले, तो मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने, अब उनका आदेश हो गया, तो गुरु का आदेश पत्थर की लकीर जी। तो हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और इस तरह से ये शुरू हो गया। ये बहुत ही आनन फानन में डिसीजन हुआ, आनन फानन में शुरू हो गया। तब ये नहीं पता था कि ये शो इतना लंबा जाएगा
इनफैक्ट जब 100 एपिसोड हो गए तो मुझे लगा कि बहुत हो गए, क्योंकि हमको लगता था यार अब एक्टिंग करेंगे, अब छोड़ते हैं ये सब। तो 100 एपिसोड के बाद मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि 100 हो गए। तो उन्होंने मुझे बधाई दी, बोले बेटा ऐसे ही मन लगा करके काम करो। गुरुजी ने? जी। तो फिर मैंने कहा कि 100 हो गए हैं। बोले हाँ सुन लिया हमने। तो हमने कहा कि दादा ज्यादा नहीं हो गए, मतलब पर्याप्त नहीं हो गए। तब उन्होंने कहा कि बेटा अपन इतने समझदार हो गए हैं कि अपने को लगे कि पर्याप्त हो गया है ये अपने लिए। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो बोले अब अगले आदेश तक इस विषय में कोई बात नहीं होगी। तो 100वें एपिसोड में उन्होंने ये बात की थी और आज 7,500 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं। तो अब ये जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। अब कहाँ जाकर के थमेगा ये मुझे नहीं मालूम, पर ठीक है, काम करने में मजा आ रहा है। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। एंड मोर देन एवरीथिंग, मेरे साथ तो एक बहुत अच्छा काम क्या हुआ है कि जिंदगी भर ना लोगों को एक बड़ी परेशानी होती है कि वो जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया नहीं। जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों को होती नहीं है, यार ये करना था, ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। मैंने अपनी जिंदगी को एक तो कभी प्लान नहीं किया कि मुझे क्या करना है, जो आया बहता चला गया मैं। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात यह है कि जो मेरा शौक हुआ करता था, एक्टिंग करना, परफॉर्म करना, लोगों के बीच में जाना, बोलना, ये मेरे शौक थे। तो जो मेरा शौक था वो आज मेरा व्यवसाय है। तो शौक भी पूरा हो रहा है और व्यवसाय भी हो रहा है। तो ये बड़ी खुशनसीबी है। तो ये ऊपर वाले की कृपा है। आई एम एंजॉयिंग इट। सर, जिस तरह से आप क्राइम की घटनाओं को टीवी पे लाते हैं, और तो क्या ऐसा कभी हुआ कि किसी ने आपको कॉल किया, आपको धमकाया कि आप ये कर रहे हो, आपने मेरा एपिसोड में क्यों दिखाया आपने? तो इस तरह से कोई अंडरवर्ल्ड चाहे या किसी अपराधी का कभी फोन आया और आपको धमकियां मिली क्या? बड़ी देसी कहावत है, वृंदावन में रहना है तो बाबा जी का सहना है। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज, जो आपका सवाल है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ठीक है, ये तो आपको बोनस में मिलेगा। और खास तौर से जिस तरह का काम हम करते हैं, ज्यादातर लोग समझदार हैं, उनको मालूम है कि इसका किरदार कितना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि जो है यही कर रहा है। तो जो आपने कहा है कि इस तरह की बातें पीठ पीछे, कभी किस तरह की थ्रेटनिंग, ये सब, हाँ ये सब देखिए, क्योंकि जिस तरह का काम है उसमें सब चलता है। लक्ष्य में जब आपके आगे, आपके सामने ऋतिक रोशन थे, तो उस समय वो उनकी घिघी बंधी हुई थी, तो कैसा लग रहा था सर आपको? वो एक किरदार था मेरा ऋतिक रोशन के साथ। जब मैं उस वक्त उनको ट्रेन करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, डांटता हूँ, थोड़ा हड़काता हूँ, तो वो एक चरित्र की बात है। और बाकी अदरवाइज वी आर गुड फ्रेंड्स। उस समय भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे ऑफ द स्क्रीन। जब हम ऑफ द कैमरा हम लोग होते थे तो मैं, ऋतिक और फरहान, हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे। तो देख करके कहीं से लगता नहीं था कि हम लोग कोई फिल्म करने, इतनी बड़ी फिल्म बनाने आए हुए हैं। सर, इस फिल्म के लिए फरहान अख्तर ने आपसे कैसे अप्रोच किया था? कैसे आपकी कास्टिंग हुई थी, इसके बारे में? फरहान की जो सिस्टर है जोया, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, तो जोया ने मुझे कांटेक्ट किया था। अब वो फिर कहाँ से उन तक खबर गई, कैसे उन्होंने कांटेक्ट किया, या शायद उससे पहले मेरी एक फिल्म थी द लिटिल रिपब्लिक, स्वराज, अनवर जमाल ने उसको डायरेक्ट किया था। तो उसमें मेन लीड मेरा था। वो बेसिकली रेगिस्तान पर थी, रेत माफिया और ये वाटर माफिया के ऊपर थी। तो शायद वो कहीं देखी थी या कहीं से कोई रेफरेंस उनको मिला होगा। एक्टर्स के रेफरेंस यहाँ वहाँ से मिलते रहते हैं। तो किसी एक रेफरेंस के थ्रू आई होंगी मुझ तक। उन्होंने मुझसे कहा तो हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं, एक्टर है, हमें तो काम करना है। कॉमेडी नाइट्स बचाओ जी का शो का कॉन्सेप्ट ही यही था, सामने बिठा के आपका मजाक उड़ाया जाएगा। उसमें भी सर आप गए थे, कृष्णा सुदेश उसके एंकर थे। और कैसा लग रहा था सर, क्योंकि मजाक उड़ता है तो गुस्सा आता है, किस तरह का रिएक्शन था आपका? या मतलब नहीं, मजाक उड़ता तो कोई ऐसा कोई गुस्सा नहीं आता। देखिए जी, एक वक्त के बाद आप बहुत सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, फिर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई आपको ना जाने तो आपको तकलीफ होती है, जाने और आपकी मिमिक्री करे तो भी आपको तकलीफ होने लगे तो फिर ज्यादा तकलीफ देह बात है। भाई कुल मिलाकर के आप यही तो चाह रहे हैं ना कि लोग आपको देखें, आपको जाने, आपके काम को सराहें, आपके जैसा बनने की कोशिश करें। जी। तो
तो अगर लोग मिमिक्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन आपके काम को नोटिस तो किया जा रहा है, ये बात तो तय है। कॉमेडी नाइट्स बचाओ में उन्होंने मुझे गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था, और ये कुछ ऐसे मंच हैं देखिए जहां आपने देखा होगा और भी जितने रियलिटी शोज होते हैं या बाकी के शोज होते हैं वहाँ अलग अलग गेस्ट को बुलाया जाता है, तो ऐसे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और उसके पीछे शायद देखिए ये लोग भी जब ना इनवाइट करते हैं तो देख करके इनवाइट करते हैं, किसको इनवाइट करना है, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है। तो अब मेरे पीछे क्या है, ये इतना गंभीर सा चेहरा जो टेलीविजन पर आता है रात को और इस तरीके से बात करता है, लार्जर देन लाइफ जैसा एक कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, तो इसके पीछे क्या है, उस मिस्ट्री को अनसॉल्व हर कोई करना चाहता है। बिग बॉस वाले मेरे ख्याल 5 या 6 बार हो चुका कि एक आध बार हाँ बोला लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। अभी इस बार फिर वो लोग बातचीत कर रहे हैं मुझसे, तो 5-6 बार मैंने उनको मना किया, क्योंकि उस शो के फॉर्मेट से मुझे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं कहीं फिट नहीं होता हूँ। इस बार शायद थोड़ा कुछ चेंज करने की उन्होंने बात की है मुझसे, तो मैंने कहा शायद देख लेते हैं, बात आगे बढ़ रही है, कुछ देखते हैं। तो ये लोग बुलाते हैं गेस्ट के तौर पर आपको, लेकिन अब आप एक गेस्ट के तौर पर जाकर के, चूंकि आप कुछ जज बन के तो जा नहीं रहे कि अब आप तब मास्टर जी डंडा लेकर के बैठ गए, तो आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ता है थोड़ा सा, तो बस उनके साथ पार्टिसिपेट कर लिया जाता है, मस्ती होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। सर, लाइफ में आपके सिनेमा का जो कीड़ा कहते हैं वो कहाँ से लगा, और एक्टिंग की तरफ आने के लिए आपने कब सोचा? मुझे लगता है रूबी कि मेरी जो जिंदगी है ना, वो कंप्लीटली गाइडेड बाय समबडी एल्स। उसे आप ऑलमाइटी कह लें, गॉड कह लें, ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, जो भी कह लें, या कोई भी, या मेरे गुरु, जो भी। तो बहुत सारे फैसले मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिए, वो परिस्थिति जन्य है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो गई और मुझे लगा कि हाँ मैं अब इस सिचुएशन में हूँ। जैसे एक एक्टर है, वो उसको आपको एक सिचुएशन में डालना होता है। मेरी जिंदगी में ऐसे ही होता चला गया। तो वरना मैंने सागर यूनिवर्सिटी में था, मैंने एमएससी किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके बाद लेफ्टिनेंट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसी बीच में, चूंकि देखिए आपने कहा कि एक्टिंग में जाने का कैसे सोचा, तो ये वो एक अभिनय का कीड़ा था जिसने बचपन में काट लिया था। तो 5 या 6 साल की अवस्था थी मेरी जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था स्टेज पर, प्रॉपर प्ले में। तो वो कहीं जीन्स भीतर थे, वो मेरी माताजी के संस्कार थे शायद। वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करती थी, लेखिका भी थी, तो बहुत सारी चीजें उनसे आई, पिता से कुछ चीजें आई। तो वो कहीं मुझे लग रहा है कि बचपन से वो संस्कार तो मेरे भीतर था, अभिनय का संस्कार, और वो घर वालों ने भी पहचाना। और जब लगा कि यार एक तरफ बड़ी सिक्योर्ड सी जॉब है आपके पास, आर्मी की है, मैं असिस्टेंट जियोफिजिस्ट भी बन गया था एमपीपीएससी के थ्रू, तो एक तरफ ये सारी चीजें थी, बड़ी सिक्योर्ड सी लाइफ थी, और एक तरफ ये कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाना है। तो ये निर्णय, चूंकि सागर यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ एक डिपार्टमेंट है, ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट, तो उससे हम लोग कनेक्टेड हुआ करते थे, तो यूथ फेस्टिवल में जाया करते थे। उसी बीच पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी कोई जगह है, उससे थोड़ा पहले शायद पता चल गया होगा। तो एक साथ फिर हम 2-3 लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया था। मैंने, मेरे बैचमेट जो थे, मुकेश तिवारी बड़े नामचीन एक्टर हैं, आशुतोष राणा, तो फिर हम सब ने एक साथ अप्लाई किया और एक साथ ही चले आए उठकर, वो तो एक ही बैच में आ गए हम लोग। तो शुरुआत ऐसी हो गई। फिर पहली बार में सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। जब यहाँ सिलेक्शन हो गया तो 3 साल यहाँ कैसे चलेंगे वो पता नहीं चले। यहाँ के 3 साल बड़े कमाल के होते हैं। फिर उसके बाद सोचा मुंबई का रुख करें, ज्यादातर लोग यही करने लगे हैं आजकल। फिर मुंबई में ऐसे घूमने चला गया मैं मुंबई। तो एक दिन पृथ्वी थिएटर में बैठा हुआ था रात को, और सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ रुकना चाहिए या वापस जा करके कुछ और करना चाहिए। तो एक और हमारे सीनियर हैं गोविंद नामदेव जी, तो बड़े भाई सदृश हैं हमारे, यहाँ के पास आउट भी हैं और नामी एक्टर तो हैं। तो मैं और गोविंद भैया हम लोग बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तू एक काम कर, तू दिल्ली जा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के लिए अप्लाई कर, और कम से कम 2 साल तू वहाँ अच्छे से काम कर। मुझे लगता है तेरे में बहुत पोटेंशियल है, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर। मुंबई तो ठीक है, रहना है तो रुक जा, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन एक्टर तुम्हें बहुत पॉसिबिलिटी है जो तुम और बेहतर कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ आकर के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के लिए आवेदन किया।
वहाँ सिलेक्शन हो गया, फिर उसमें 1-2 साल रेपेटरी चीफ की पोस्ट थी, वो रंगमंडल को संभाला, और फिर बाहर निकल करके फिर दूसरी दुनिया। तो ये बचपन से ही जो आपने कहा वो अभिनय वाला, मुझको लगता है वो संस्कार कहीं भीतर था। वो एनएसडी में सिलेक्शन कैसे हुआ और उस पैनल में कौन कौन थे सर? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन की अपनी प्रक्रिया है और मुश्किल है, आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि देश भर से बहुत कम लोग आ पाते हैं, अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसके अपने अपने चरण हैं। पहले आप अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ देखा जाएगा, स्क्रूटनी होगी कि किनको इंटरव्यू कॉल करना है, नहीं करना है। फिर जिनको कॉल किया जाता है उनको कुछ चीज़ें यहाँ से भेजी जाती हैं, आप ये तैयार करके लाइए। कुछ उनसे अपेक्षा की जाती है जो कि आपने अगर इतना काम किया हुआ, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी कि आप मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए, फिर कुछ नाटकों में काम करने का अनुभव हो, बैक स्टेज का हो, आप कुछ डिजाइन करते हो, डांस आता हो, थोड़ा म्यूजिक आता हो, जो थिएटर में होना चाहिए। तो कुछ ये भेजते हैं, कुछ अपनी तरफ से प्रतियोगी जो है वो तैयार करके लाता है। फिर उसके प्रीलिम्स होते हैं जिसके 3 या 4 सेंटर होते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, जहाँ भी होते हैं। उसमें प्रीलिम्स के बाद करीब 100-125 लोगों का चयन होता है। उनको फिर दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में 4 से 5 दिन की एक वर्कशॉप होती है। वो वर्कशॉप क्या होती है? वो बेसिकली राइट फ्रॉम द मॉर्निंग वो आपको लगातार वॉच किया जाता है। आप उठते कैसे हैं, लोगों के बीच में कैसे रहते हैं, क्या काम, जो आपको टास्क दिया जाता है वो किस तरीके से करते हो, फिर आपका मेंटल आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ों के बाद 5वें दिन जाकर के या 6वें दिन एक लिस्ट निकाली जाती है। उस वक्त जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तब 20 लोग हुआ करते थे, अब वो संख्या बढ़ करके 26, 27, 28 जो भी हो गई है वो है। तो ये थोड़ी कठिन प्रक्रिया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद जो 3 साल यहाँ के होते हैं वो भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी आसान नहीं होते हैं। लोगों को लगता होगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, सिर्फ आपको परफॉर्म करना, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ हर चीज़ की बाकायदा तालीम होती है, हर एक प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। यानी ये कहा जाए मूल रूप से कि एक रंगकर्मी का जो अनुशासन होता है वो आपको यहाँ सीखने को मिल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया चयन से लेकर के फिर 3 साल गुजारने तक की प्रक्रिया, ये एक तरह का तप होता है जिससे आपको गुजरना होता है। एनएसडी में सर जब आप आए तो पहला हफ्ता कैसा रहा और ये कौन कौन से लोग थे? जैसा कि आपने बताया कि आप सागर यूनिवर्सिटी से ही साथ में आशुतोष राणा थे आपके साथ, कुमुद मिश्रा थे, तो किस तरह के दोस्ती थी आपकी इन लोगों के साथ सर? मेरे सारे बैचमेट्स से मेरी बड़ी अच्छी पटती थी। और हाँ, साथ में चूंकि सागर से हम लोग आए थे, मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, तो अब चूंकि साथ में वर्षों से रहे हैं और आशुतोष और मेरी मित्रता को तो 30 वर्ष लगभग होने को आए, मुकेश तिवारी भी, सबसे मेरी अच्छी मित्रता रही है, किसी से मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है, खराब तो किसी से नहीं कहूँगा। और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा चरित्र भी निभाता था कि 2 लोगों के बीच में पुल का काम मैंने बहुत किया है। तो वो ब्रिज बनने का काम मैं बहुत करता था, कहीं किसी से किसी की थोड़ी बहुत तू मैं हो गई, कुछ हो गई, तो उस जगह पर मेरा बड़ा अच्छा रोल होता था। सारे लोग बहुत अच्छे हैं और सारे बड़े नामचीन लोग हैं, बड़े मंजे हुए कलाकार हैं। आशुतोष राणा की बात करें आप तो न सिर्फ वो एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, एक व्यक्ति के तौर पर बहुत परिष्कृत हैं। और सौभाग्य की बात है कि जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं उनके भी गुरुदेव हैं, तो हम लोग गुरु भाई भी हैं। और अब तो वो जो लिखते हैं, वो जो बोलते हैं, जो उनका एक बहुत बड़ा विचारक मानता हूँ मैं आशुतोष राणा को। मैं ये मानता हूँ कि अभी तक उनके व्यक्तित्व का जितना लोगों ने देखा है, बहुत और शेष है जो देखना है अभी, और शायद वक्त के साथ साथ कुछ और भी चीजें रिवील होती चली जाएंगी। मुकेश तिवारी बहुत कमाल के अभिनेता है, निर्देशक भी रहे हैं। वो सागर में जब उन्होंने नाटक किया था तो हम लोगों ने उनके निर्देशन में काम किया था, तो एक तरीके से वो रंगमंच में शुरुआती गुरु भी मैं कह लूँ, और साथ में तो थे, हमारे बैचमेट थे। कुमुद भी कमाल के अभिनेता हैं, कुमुद भोपाल से थे, यशपाल शर्मा हिसार से था,
तो यशपाल और मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। हम लोगों ने बहुत सारे नाटकों में साथ में बहुत अच्छा काम किया है, हम सभी ने किया है इनफैक्ट, चाहे कुमुद हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे यशपाल हो। विजय कुमार थे बिहार से, संजय झा थे बिहार से, बहुत सारी जो लड़कियां थी तमाम, रितु थी, सोनाली थी, प्रतिभा जगताप, वायलेट नज़ीर, तो और नम्रता, तो हम सारे लोगों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो सिर्फ अपने बैचमेट से नहीं कहूँगा, हमारी बॉन्डिंग कमाल की बात यह थी कि हमारी सीनियर बैच से भी उतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। उसके पीछे एक कारण था कि जब हम लोग आए थे तो थर्ड ईयर जो था वो 0 सेशन था उस वक्त, तो 2 ही बैच थे। अब 2 ही बैच हैं, 20 उसमें 20 इसमें, तो कुल मिलाकर के इतने बड़े परिसर में 40 लोग, तो 40 लोगों की बॉन्डिंग फिर बहुत कमाल की हो गई थी। ठीक है, तो हम किसी के फेवरेट हो जाते तो कोई हमारा फेवरेट हो जाया करता था, लेकिन बॉन्डिंग बहुत कमाल की थी हम लोगों की। तो 3 साल एक्चुअली बहुत जिंदगी के बहुत कमाल के थे। उन्होंने पूरा आपका जिंदगी के प्रति सिर्फ एक्टर के तौर पे नहीं, एक व्यक्ति के तौर पे आपका नजरिया बदल करके रख दिया उन 3 सालों में। तो हाँ, मैं ये कहूँगा सारे बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे। LSD की बात हो और इरफान खान की बात ना हो सर, तो मुझे लगता है कि सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो क्या आपका कभी इंटरेक्शन हुआ कभी उनसे, क्योंकि आपके सीनियर थे, तो क्या ऐसा कभी हुआ, कुछ ऐसी मुलाकात, कुछ ऐसी यादें, इसके बारे में बताइए। इरफान भाई न सिर्फ एक कमाल के अभिनेता थे, बल्कि बहुत ही कमाल के इंसान थे, और इतना सहज अभिनय था उनका, वो इतनी सहजता से चीजों को व्यक्त कर देते थे, चाहे वो थिएटर की बात हो, चाहे टेलीविजन की बात हो, चाहे फिल्मों की बात हो। तो मैं तो देख करके दंग रह जाता था कि इतनी सहजता से इंसान कर कैसे लेता है। और मेरा अच्छा उनके साथ रहा पूरा है। इनफैक्ट मुझे आपसे बात करते हुए इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब मुंबई में था मैं, जब NSD पास आउट करने के बाद जब मैं गया, तो उस वक्त हमारे एक और सीनियर हैं, टिशू भाई बोलते हैं, तिग्मांशु धूलिया, तो बहुत बड़े निर्देशक हैं, एक्टर भी बहुत कमाल के हैं। तो वो उस वक्त एक सीरियल बना रहे थे, तो मुझसे कहा गया कि यार तेरे भी फोटोग्राफ जाने हैं। तो मैंने कहा मेरे पास कोई फोटो है नहीं। तो फिर यह तय हुआ कि कुछ फोटोग्राफ्स खींचे जाएंगे। तो मुझे आज भी याद है कि बारिश हो रही थी, और बारिश में एक वाइट शर्ट पहन करके मुझे कहा गया कि फोटो खिंचवाना है तुझे। तो वाइट शर्ट मेरे पास थी नहीं, तो वो इरफान भाई अपनी वाइट शर्ट लेकर के आए। उन्होंने वाइट शर्ट पहने और वो छाता लेकर के खड़े हो गए, और छाते के नीचे संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा कमाल के फोटोग्राफर भी हैं, तो संजय मिश्रा ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे, और मैं बारिश में भीग रहा हूँ और मेरे अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। अब आप सोचिए, वो अभी आप मतलब मेरे गूज बम्स हो रहे हैं कि वो क्या मंजर रहा होगा कि यार इरफान भाई छाता लेकर के खड़े हुए हैं, संजय भाई नीचे हैं उसके कि कैमरा गीला हो जाए, वो मेरा फोटो सेशन कर रहे हैं, और मैं बच्चा उस वक्त यहाँ से पास आउट होकर के गया था। तो बहुत अच्छे से मुझे प्यार से रखते थे वो लोग। और बाकी तो वो जो कर गए हैं वो अपने आप में एक हिस्ट्री है, वो अपने आप में मैं इरफान भाई को एक चलता फिरता स्कूल मानता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत ही सहज, उनके बारे में तो क्या बोलूँ। सर वो फोटो जरूर दिखाइएगा मुझे। हाँ बिल्कुल जी। और सर आज आपका नाटक का जो मंचन होना है सर, कल है आपका ताजमहल का टेंडर। इसके नाम में ही कटाक्ष है कि आप लोगों ने ताजमहल को भी नहीं छोड़ा सर, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए प्लीज। ये अजय शुक्ला जी हैं, वो खुद भी ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने यह नाटक लिखा था 1998 में, इसका मंचन हुआ था, पहला मंचन वो हमारे साथ हुआ था। और अब क्योंकि रंगमंडल के 60 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर ये सोचा गया कि भाई कुछ पुराने लोगों को ला करके कुछ नाटकों का मंचन किया जाए, जिनमें और शेष अभी पाइपलाइन में है। लेकिन ये हुआ कि भाई मैं चूंकि ज़्यादातर दिल्ली में हूँ और इसमें मैं चीफ इंजीनियर गुप्ता का रोल अदा करता हूँ, तो ये तय हुआ कि ये किया जाए, और उसकी तैयारियां चल रही हैं। कल से इसके मंचन है, 3 दिन 6, 7, 8 तारीख को। तो उम्मीद करते हैं कि जो उस वक्त किया था वो चीज़ तो खैर क्या क्रिएट की जाएगी, लेकिन हाँ उस तरह का जादू कुछ
मंच पर और दर्शकों के बीच में आकर बिखेर पाए। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी सर? क्योंकि आप एक छोटी जगह से आते हैं, वहाँ से निकलकर कला के क्षेत्र के बारे में सोचना ही अपने आप एक बड़ा सवाल है, लेकिन कैसे आपके परिवार से सपोर्ट मिला, कैसे सब कुछ हुआ सर, इसके बारे में बताइए प्लीज। मैं एक शिक्षक माता पिता की संतान हूँ। मेरी माँ भी शिक्षिका थी और मेरे पूज्य पिताजी वो भी शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे। और जहाँ तक कला की बात है तो वो मुझे विरासत में भी मिला है बहुत कुछ। जैसा मैंने कहा था कि मेरी माँ में ये बहुत सारी चीज़ें थी। मेरी माँ फाइन आर्ट बहुत अच्छा करती थी, डांस हो, म्यूजिक हो, ड्रामा हो, थिएटर हो, लिखना हो, वो बहुत ही वर्सटाइल थी। तो बहुत सारी चीज़ें उनको देख देख करके आ गई। तो घर का वातावरण कुछ ऐसा था। तो छोटी जगह ज़रूर थी, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए एक सोच और समझ जो होनी चाहिए और टेस्ट जो होता है इन सारी चीज़ों का, वो ऑलरेडी था, वो इनहेरेंट था। तो वो कहीं बाहर से उसके लिए हमको भटकना नहीं पड़ा। तो परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे रहा है। इनफैक्ट जब मेरा सिलेक्शन लेफ्टिनेंट की बात करूं या दूसरी पोस्ट के लिए बात करूं, जब वहाँ हो गया और फिर मैंने ये तय किया और ये मैंने निर्णय सुना है कि मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है, तो भी मुझे नहीं लगा कि किसी ने कुछ आनाकानी की हो। इनफैक्ट सबका यह था कि बेटा जहाँ तुम्हारा मन है तुम जाओ। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता था कि जहाँ जाओ वहाँ पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से काम करो, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि ये जो शो आप लोग देखते हैं सनसनी, उसके इस नवंबर में 20 साल पूरे हो जाएंगे और 20 साल से इसका चेहरा नहीं बदला है। रोजाना ये शो आता है, 7 दिन मैं शूटिंग करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं थिएटर के लिए भी समय निकाल रहा हूँ। मेरा एक नया शो शुरू हुआ है जो वीकेंड पर चल रहा है, अभी 2 ही एपिसोड उसके आए हैं, माफिया के नाम से। तो उसमें मैंने यही सीखा, मैं आपको बताऊं कि एक चीज होती है ना, हम लोग सीखते हैं कि यार मोनोटोनस हो गया, मोनोटोनी आ गई, एक रास्ता आ गई। तो कई बार ये सवाल आता है कि आप 20 साल से कर रहे हैं, तो आपको कभी लगा नहीं कि आप बोर हो रहे हैं, मोनोटोनस हो गया? इनफैक्ट मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे कभी नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रोज रोज बहुत अच्छा काम नहीं होता है, रोज रोज आप कमाल नहीं करते हैं, रोज रोज चमत्कार नहीं होते हैं जिंदगी में। लेकिन फिर भी वो क्या है जो आपको रोज रोज लोगों से अलग खड़ा कर देता है? तो वो सिर्फ इतना ही है कि आप रोज अपने काम को उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही शिद्दत से लें। रोज उसमें आप नए चैलेंजेस ढूंढने की कोशिश करें, और चैलेंजेस होते हैं, चॉइस आपकी होती है, ठीक है, कि आप करना चाहें या आप टाल देना चाहें, ठीक है। आप उसमें घुसना चाहेंगे तो आपको जूझना पड़ेगा। नदी में जितने गहरे जाएंगे ना, तो आपको उतनी गहराई से मोती मिलेगा। अब आप गहरे नहीं जाना चाहेंगे, ऊपर ऊपर तैर करके निकल जाना चाहेंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये चॉइस आपकी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे जहन में थी। फिर मेरे पूज्य गुरुदेव का सानिध्य जब मुझे मिला, उनकी कृपा मुझे मिली, तो फिर चीजों ने कोई और शेप लेना शुरू कर दिया। फिर एक समझ आपकी, व्यापक समझ, आपका एक समग्र दृष्टिकोण पैदा हो जाता है। शुरुआत में तो आप बहुत ही संकीर्ण सोच के व्यक्ति होते हैं, फिर वो सलाहियत पैदा हुई कि आप चीजों के पीछे भी देख पाए, चीजों के पार भी देख पाए, ठीक है। जब वो धीरे धीरे वो समझ, वो सोच और वो दृष्टिकोण विकसित होना शुरू हुआ, तो चीजें आसान भी लगने लगी। और कभी ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं आई होंगी, संघर्ष नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। हर तरह की चुनौतियां होती हैं, हर तरह के संघर्ष होते हैं। अब मैं अपने संघर्षों के, अपनी चुनौतियों की बात करने लगूं तो सबके अपने हैं, आपके अपने होंगे, आपके अपने तरीके के होंगे। जो हमारे भाई साहब कैमरा पर खड़े हुए हैं, इनके अपने तरीके के होंगे। सभी के अपने संघर्ष हैं, सबकी अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन मैं तो ये मान करके चलता हूँ यार कि वह पथ, वह पथिकता क्या है जिस पथ में कोई शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या है जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो लेकिन वो जज्बा आपके भीतर होना चाहिए, उसकी तैयारी जरूर होनी चाहिए, है ना। एक चीज होती है ना कि हम लोग कई बार कह देते हैं कि यार इसकी किस्मत अच्छी है, इसकी किस्मत खराब है। दरअसल होता क्या है, किस्मत क्या होती है? जब आपकी तैयारी और अवसर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो आपका भाग्य बन जाता है। When opportunity meets preparation, it becomes your luck. तो ये नहीं होना चाहिए कि आपकी तैयारी नहीं है, अगर अवसर आया और आपकी तैयारी नहीं है तो आप चूक जाएंगे, ठीक
ठीक है, तैयारी है और सिर्फ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो जहां दोनों मिलते हैं वो आपकी किस्मत, आपका भाग्य बन जाता है। पर यह है कि जतन तो करना पड़ता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। कृपा एक चीज है, वो आपको कहीं डगमगाने नहीं देगी। मैं ये बहुत ट्रूली बिलीव करता हूं कि मेरी जिंदगी कृपा पर चलती है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइट आपको यहाँ जलानी हो ना, तो ये उसके लिए आपको 2 पिन प्लग से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपको घर में एयर कंडीशन चलाना हो या बड़ा कोई जनरेटर चलाना हो या फ्रिज चलाना हो, तो फिर आपको पावर प्लग की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें आपको 3 पिन प्लग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल वाला है ना, मैं इसको कृपा का पिन मानता हूँ, ठीक है। तो एक अगर भाग्य का पिन है, एक कर्म का पिन है, तो ये तीसरा कृपा का पिन है। तो मेरी गाड़ी कृपा के पिन से चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की कृपा है, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है और ईमानदारी है अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, वो ईमानदारी है और सहजता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ लोगों से कि जिंदगी में अगर सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम है, तो वो है सरल होना। तो अगर आप सरल हैं, सहज हैं, तो फिर चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं होती। फिर आपको ना हर चीज सहज लगने लगती है। होता है, जैसा मैंने कहा, परेशानियां आती हैं, संघर्ष आते हैं, चुनौतियां आती हैं, दुविधाएं आती हैं, सब होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हौसलों से मजबूत हैं, ठीक है, विचारों से मजबूत हैं, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको डगमगा दे, है ना। तो बड़ी खूबसूरत लाइन है ना कि किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे। परवाज कहते हैं हाई फ्लाइंग को, ऊंची उड़ान को। तो किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूँ। तो हौसलों की उड़ान सबकी ऐसी होनी चाहिए। बहुत अच्छे। आप जिस डायलॉग से पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं, वो डायलॉग सर एक बार हमारे कैमरे के सामने प्लीज बोलिए। ठीक है। तो आपके लिए, आपके तमाम दर्शकों के लिए और मेरे तमाम दर्शकों के लिए, प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए, हालांकि ये लोग सब रोज सुनते ही हैं मुझे, लेकिन फिर भी कह देता हूं, अपने तरीके से अपना परिचय दे देता हूं। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज, जुर्म से महफूज रहना आपका हक। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर। रूबी, आपका भी और आपके जो भी साथी यहाँ पूरी टीम में आए हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप सबको, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य हो आपका। और आपको और आपके माध्यम से सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे गेस्ट श्रीवर्धन त्रिवेदी जी से बातचीत हुई और आपने सुना उनका पूरा किस्सा। अगले शो में हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।